एयर मार्शल संजीव कपूर, आप मिलिट्री में रहे हैं, 4 दशक से ज़्यादा लंबा आपका अनुभव रहा है फ़ौज में, आपने पूरी दुनिया में ऑपरेशंस देखे हैं, अपने देश के भी ऑपरेशंस देखे हैं, विदेशों में भी ऑपरेशंस देखे हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं, लड़ाई शुरू हुए, जिस लड़ाई को माना जा रहा था कि कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी, कुछ दिनों में ही ईरान में एक नई लीडरशिप को जो कि विदेशों में बैठी हुई है, उसको स्थापित किया जाएगा। वो लोग वहाँ का शासन चलाएँगे। अमेरिका और इज़राइल का एक प्रकार से वर्चस्व साबित होगा, परंतु 3 हफ्ते हो गए, कुछ दिनों की लड़ाई इतनी लंबी चल चुकी है और कितना लंबा जाता हुआ इसे देखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन जाना था, उनकी समिट मीटिंग थी 31 मार्च को, और जहां मैं पढ़ रहा था कि 20-21 मार्च को वो ये समेटते हुए, इस वक्त हम भी हैं, एक हाई पे जाना चाहते थे। उनका ये ओरिजिनल 28 फरवरी जब उन्होंने कहा था कि ये 2-3 हफ्ते में इसको समेट देंगे, एंड एक अथॉरिटी के साथ जब वो चीन जाएंगे तो उनका एक अलग सा रुतबा और जज्बा होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और पूरी दुनिया ने सोचा था कि बहुत जल्दी सिमट जाएगी, और आज 3 हफ्ते बाद भी कहीं से नहीं लग रहा कि इनके टॉप लीडरशिप 2 बार खत्म कर दी गई, उसके बाद वो फिर भी ऐसा लड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर है। तो इससे हमारे लिए बहुत सबक है, भारत के लिए, दुनिया के लिए, कि इनको जो जिस भाव से गए थे, इन्होंने उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। ये मेरी पहली समझ है। दूसरी, मुझको ईरान को ये देना पड़ेगा कि वो 2024 से अपने आप को इवॉल्व करते आ रहे हैं। तो जब उनके अक्टूबर 2024 में स्ट्राइक किया, इन्होंने वापस पलटवार किया, तो हैंडफुल ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स कुड रीच। जब जून 2025 में गया, थोड़े ज्यादा गए। अब हम देख रहे हैं, चाहे आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी टारगेट देख लीजिए, इवन साइप्रस, इवन इसराइल, कतार, ओमान, सऊदी, रिफाइनरीज, ऑयल डंप्स, अमेरिकन बेसिस, सब के सब में वेरी वेल डिफेंडेड ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स जा रहे हैं। तो सर, एक चीज जो आप पूरी दुनिया में दर्शक भी देख रहे हैं, जो इस प्रकार के युद्धों पर नजर रखते हैं, सामरिक दृष्टि से वो लोग भी देख रहे हैं, इस पूरे युद्ध में, इस पूरे दृश्य में 2 चीजें बड़ी अलग निकलती हैं। एक तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे ईरान के शाहिद ड्रोन। उनके बारे में बातचीत तो काफी पहले से हो रही थी कि उन्होंने रशिया को दिए, और बीच में कई दूसरे देशों ने भी उनसे लिए। चाइना को भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी दी गई, या जैसे जो भी रहा उनका प्रोलिफरेशन पिछले कुछ सालों में काफी बातचीत हुई, लेकिन अभी उनका दिख रहा है कि प्रदर्शन कितना मजबूत प्रदर्शन रहा है इस पूरे परिदृश्य में। आपको क्या लगता है कि इस मैच के, इस पूरे जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट की ये दोनों हीरो जो हैं, शाहिद और जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स, इससे, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई है, उन्होंने उसे बहुत सस्ता किया, उन्होंने उसको बहुत मास प्रोडक्शन किए, इससे हमारे लिए क्या सबक है, या पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ने से बहुत बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कंट्रीज में, यहाँ पे क्या सबक मिलता है? जब ईरानियन ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में पहली बारी उतरे 2022 में, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। ये यूक्रेन को आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने वॉरफेयर चेंज कर दिया, बिकॉज सबने सोचा था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, बट डिस्पाइट पूरी नेटो की सपोर्ट और अमेरिका की सपोर्ट, जो चीज उनको बहुत हद तक आगे लेके गई यूक्रेन को, वो है ईरानियन ड्रोन्स। क्योंकि ये जब उन्होंने कैप्चर कर लिए थे रशिया से, इनको उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया, और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये ऐसा नहीं है कि वहीं रह गए, ईरानियंस ने खुद अपने एम्यूनिशन को और इम्प्रूव किया। ईरान ये जानता था कि वो हवा में और टेक्नोलॉजी में यूएस के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और अगर यूएस और इजराइल मिल के आए तो और नीचे हो जाएगा, और उनको ये भी मालूम था कि चीन और रूस उनके साथ डायरेक्टली नहीं उतर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी पिछले कुछ सालों की तैयारी इस हिसाब से की है, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो मेरी समझ से उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जैसे आपने कहा है, ड्रोन्स है। शाहीन 136 जो है दुनिया का इस वक्त सबसे अच्छा ड्रोन माना जाता है,
और उनका सेल्फ प्रोड्यूस्ड है और हजारों की तादाद में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की हैं, चाहे उसकी स्टोरेज की हैं, चाहे इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो जमीन से इतनी नीचे हैं कि जो अमेरिकन बंकर बस्टर्स हैं, GBU-57, GBU-72 बॉम्ब्स की जो क्षमता है उसके नीचे बनाई है। इट मीन्स इन्होंने उस चीज की तैयारी की है कि हमारे अगर असेट्स को हवा से भी तोड़ा जाए तो वो इतनी पेनिट्रेट ना कर पाए कि ये चीजें डैमेज हो। तो अब उनकी जो टनल्स हैं, जो उनकी माउंटेन्स हैं, उसकी अंदर पहाड़ों में एक फ्लैप सा हटता है जो कि कैमोफ्लेज्ड है, उसके अंदर से इनकी मिसाइल लॉन्चर्स निकलते हैं, मिसाइल्स फायर करते हैं और फिर ढक दिया। तो आपको स्पेस से या कुछ भी आपके पास वॉरफेयर है डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और जो भी आयरन डोम और आयरन बीम की फ्रीक्वेंसीज हैं, पैट्रियट की जो डिटेक्शन रडार्स हैं, तो थर्ड की जो इनकमिंग रडार्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, बैंडविड्थ हैं, इनको उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो भी चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या चीन से ली हैं, जो अभी तक यूज नहीं की हैं, जो ध्वनि से 5 गुना ऊपर जाती हैं और जो कि अंत में मैनूवरेबल हैं। तो ऐसी मिसाइल्स भी सुनने में आया है कि ईरान के पास हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि आप हमें लाइटली मत लीजिए, हम ऐसे हथियार अपने आर्सेनल में रखते हैं जो हम जब चाहें यूज कर सकते हैं। और उसका एक उदाहरण ये है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपने बात की है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी तक भी नहीं रुकने दिया उन्होंने, और वो इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे पार्क्ड हैं। तो ये इनकी ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता को दर्शाता है और इसके में हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि वॉरफेयर अब बहुत महंगा होता जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए के एक एक हथियार आ रहे हैं, हम कितने प्रयोग कर पाएंगे, कितने हम बना के रख पाएंगे, कितनी जल्दी हम प्रोड्यूस, क्योंकि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और दूसरे देश कितना हमें सामान देंगे, ये सारी चीजें आने वाला समय बताएगा। बट हमारे को जल्द से जल्द अपनी R&D और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा और ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सर, एक आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे भारत पाकिस्तान का एक लिमिटेड वॉर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, मई में पिछले साल, जहाँ पे कि हमने 88 घंटे में पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो हमसे सीज फायर मांगे। ये अलग बात है कि वो अपने सोशल मीडिया पे या जो भी है, उन्होंने अपने आप को विजेता बताया, जैसा कि वो हर बार बताते हैं, और खुद प्रमोशन भी ले लिए आसिम मुनीर ने। लेकिन असेसमेंट जो भी देख रहा है कि उसकी जितनी भारी दबाई हुई या जो जीते, लेकिन इस लड़ाई को अगर हम देखें तो जहां जो अमेरिका उतरा था लड़ाई में, अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज के लिए लेकर उतरे थे। अगर रिजीम चेंज नहीं होता है ईरान में, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई चले, तो क्या ये अमेरिका इजराइल की हार मानी जाएगी? दूसरी बात, अगर ईरान बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अपनी लगभग पूरी नौसेना और वायुसेना के खात्मे के बाद भी अगर अपने रिजीम को बचाने में सक्षम होता है, क्या उसकी जीत मानी जाएगी? इस युद्ध शुरू होने से पहले बहुत हेक्टिक नेगोशिएशन चल रहे थे ओमान में, यूएस और ईरानियंस के बीच में मध्यस्थता करने के लिए। और उसमें जहां तक मैं पढ़ रहा था कि ये दोनों देश काफी हद तक पास आ गए थे समझौते के। बट अमेरिका ने जब जनवरी 2026 की अपराइजिंग हुई ईरान में प्राइसिस को लेके, जिसमें लोग सड़कों पे आ गए और रिजीम चेंज की मांग करने लगे, जिसको उन्होंने बहुत दृढ़ता से दबा दिया। उन्होंने ये सोच कि ये अच्छा समय है कि उसके अंदर जो स्थिरता है। बट जैसे ही इनकी टॉप लीडरशिप गई, उनके सुप्रीम लीडर गए, उनके आर्म फोर्सेस और IRGC के कमांडर्स गए, ये इनको एकजुट कर दिया और इन्होंने अपनी सक्सेशन चेन, अभी लारेजानी को परसों हटा दिया गया, उसको मार दिया गया है। मुश्तबा को मैं पढ़ रहा था कल रात के वो इंजर्ड हैं, शायद मॉस्को ले जाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। आई डोंट नो कितना सच है, क्योंकि इस टाइम बताया नहीं जा सकता। बट इनका जो सक्सेशन प्लान है ईरान का, और जो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका रिजीम चेंज के उससे निकला है, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरी समझ से अमेरिका इस युद्ध के गोल पोस्ट बदलता जा रहा है। कहीं बीच में न्यूक्लियर हो गया, कहीं ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी का टॉपिक आ गया है, कहीं ब्लैकमेलिंग का मुद्दा आ गया है।
तो ये 4-5 मुद्दे उन्होंने मिक्स कर दिए हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से लेके, रिजीम चेंज से लेके, और पेट्रो डॉलर पे थ्रेट को लेके। तो अब वो एक क्लियर डिफाइंड एम एंड ऑब्जेक्टिव बचा नहीं है। एज एंड व्हेन जब समझौते के लिए दोनों पक्ष बैठेंगे या बातचीत करेंगे, मेरी समझ से ईरान विल डिक्लेयर विक्ट्री फ्रॉम देयर साइड, कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हम इतने दिन अपने दम पे, बिना किसी उसके, बिना एयरफोर्स और बिना नेवी जो कि बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है, हम सस्टेन कर पाए। तो ये अपने लिए जीत बताएंगे। और अमेरिका ऑफ कोर्स बोलेगा कि हमने इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, इनका सारा इकोनॉमी खराब कर दिया, इनका व्यवविदा, तो वो भी अपनी जीत बताएंगे। बट कहीं ना कहीं दोनों साइड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये मेरी समझ है। सर, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में आप गेम चेंजर किसे मानते हैं? अमेरिका इजराइल की मिसकैलकुलेशन को, ईरान के ग्रिट को कि उसने हार नहीं मानी, ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, या जो ईरान ने गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसेस और ऑयल फील्ड्स पर जो अटैक किए उसको? आई थिंक सो आपका लास्ट वाला मेरी समझ से टोटली अनप्लान्ड था। उन्होंने सोचा था, जैसे पिछली बारी जून में जब राइजिंग लाइन हुई थी, तो 1-2 मिसाइल्स इन्होंने मारी थी ईरान ने कतार पे, जस्ट टू टेल अमेरिकन के हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। बट इस वक्त जो हो रहा है वो विनाश हो रहा है, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही बता दिया था गल्फ नेशंस को कि आपने अगर अमेरिकन को अपने बेसिस दिए, आपने अमेरिकन को हमारे ऊपर अटैक करने की अनुमति दी, क्योंकि जब इजरायली जहाज इजराइल से उड़ के आता है तो सीरिया, सऊदी अरेबिया, इराक से ऊपर आके तभी बॉम्ब करके ईरान पे वापस जाता है। इट मीन्स उन देशों की अनुमति है, तभी तो वो आके हमला कर पाते हैं। तो अगर आप को मैं कोई चीज दूं और उस चीज को मैं मारूं क्योंकि वो आप मेरे अगेंस्ट यूज करना चाहे, तो ये मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा, जो चीज हमारे खिलाफ यूज हो रही है। तो ईरान उस लॉजिक से लड़ रहा है कि मेरे को कतार से और सऊदी अरेबिया से कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके यहाँ पे जो अमेरिकन सपोर्ट है, बेसिस हैं, जिससे मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। इस तरह से शुरू हुआ। बट जब उन्होंने देखा कि हमारा जो ऑयल है, हमारा जो रिसोर्सेज हैं, उसको बंद किया जा रहा है, जब हमारी टॉप लीडरशिप और उसको खत्म किया जा रहा है वन बाय वन, तो अब उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए, ताकि ये देश अमेरिका पे दबाव डाल सके, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इन कंट्रीज में, उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वहां पे, तो वो ये चाहते हैं कि ये कंट्री दबाव डालें, और दबाव तब डालेंगे जब वहां उनको पिंच होगा। तो अब उन्होंने उनके पावर सेंटर्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल, गैस, ऐसे टारगेट्स पे अदर देन मिलिट्री स्ट्राइक करना स्टार्ट किया है। ये मेरी समझ से ये कंटीजेंसी इन्होंने इस लेवल पे नहीं सोची होगी या प्ले की होगी बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट बिगन। और अगले आपको क्या लगता है कब तक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा आपके असेसमेंट में? मेरे हिसाब से ये कम से कम नहीं तो 15 दिन और चलेगी, 15 से 20 दिन। उसमें इनके अभी जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स की, वो कम हो रही है, ये यूक्रेन को नहीं दे पा रहे, रशिया वहाँ पे भारी पड़ रहा है। दूसरा, ईरान अब काफ़ी हद तक थक चुका है, क्योंकि उसकी मिसाइल लॉन्चेस भी मैं जो पढ़ रहा था काफ़ी हद तक है। इनके पास मिसाइल्स के स्टोरेज बहुत हैं, बट ये जो इनके पास स्टॉक पाइल है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की भी क्षमता है, एनरिच यूरेनियम है, जो कि ये बता रहे हैं कि हम तब प्रयोग करेंगे जब हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा हमारे पे। वो वहां तक अगर इनको अमेरिका खींच के लेके जाता है, और ये क्या प्रयोग करते हैं, क्योंकि अमेरिका के जितने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं, E-6B जो मरकरी जो जहाज में कंट्रोल करता है, एक डूम्सडे एयरक्राफ्ट होता है, ये बोइंग 707 के प्लेटफॉर्म है, इस पर प्रेसिडेंट बैठता है। ये जो जहाज है गैलेक्सी, ये सबमरीन से बात करता है। दुनिया में ये अकेला जहाज है जो कि हवा में उड़ता हुआ वेरी लो फ्रीक्वेंसी से समुद्र की सतह पे जो सबमरीन है उससे बात करता है, उसको कमांड देता है कि तुम यहाँ से न्यूक्लियर वेपन फायर करो। तो ये असेट्स भी ऑलरेडी गल्फ में आ चुके हैं। तो अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर रहा है कि जिस टाइम पे ये वॉर
नया रुख लेती है, उसको मालूम है कि अगर वो अब किस स्टेज पे चाइना या रशिया प्रभाव डाल सकते हैं थ्रू अदर मीन्स, या अमेरिका को गल्फ नेशंस बोल सकते हैं कि बस हो गया, इतना काफी है। क्योंकि जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जैसे गैस की सप्लाईज कम होंगी, जैसे तो जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चिप मेकिंग से लेके ऑयल इंडस्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, सब गैस पे होती है, तो वो प्रभावित होंगी। तो चाइना मेरी समझ से इसमें सबसे ज्यादा स्क्वीज होगा। एंड ये समिट जो 3 हफ्ते से शिफ्ट की है, ये एक रफ टाइमलाइन है, इतना समय और लग सकता है ये कुछ ना कुछ निर्णय आने के लिए, ये मेरी समझ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अजीत, थैंक यू।